समता न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का बटन और घंटे वाली बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें। कि जब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। कि आपने सड़कों को खामोश नहीं रहने दिया है और वैचारिक क्रांति का एक जो आगाज हजारों साल पहले से चला आ रहा है, कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कितना भी केस मुकदमे का दौर आ जाए, आपकी आवाजों को दबाने के लिए सत्ता तैयार खड़ी हो। कानून मुकदमे से आगे बढ़ के बुलडोजर तक बात पहुंच जाए, फिर भी जो नहीं डरा वो असली वैचारिक व्यक्ति है, वो भारत का निर्माता है। तो मैं इस पूरे विचार को किसी एससी एसटी ओबीसी का विचार नहीं कहता, मैं कहता हूं कि भारत का विचार वही है जो डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, ललई का विचार है। वो भारत के संविधान और मंडल कमीशन का विचार है। भारत के बनाने वाले हमारे पुरखे थे, भारत को बचाने का काम हमें करना है, इसलिए हम सही रास्ते पर हैं। लोग आकर के हमारे ऊपर यह आरोप लगाएंगे कि भाई भीम आर्मी के लोग कौन है, चंद्रशेखर आजाद कौन है। तो चंद्रशेखर आजाद जाति की बात करते हैं, जातिवादी हैं। नीरज पटेल कौन है, आरएस पटेल कौन है, तो कहेंगे कि वो पटेलों की बात करते होंगे, ओबीसी की बात करते होंगे। लक्ष्मण यादव कौन है, तो कहेंगे कि ये अपनी जाति बिरादरी की बात करते होंगे, ये लोग बड़े जातिवादी लोग हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं बाराबंकी के लोगों, आपको हनुमान जी की जाति कब पता चली थी? चंद्रशेखर भाई ने तो एक इंटरव्यू में पत्रकार से ये पूछा, मुझे बड़ा पसंद आया। भाई हनुमान जी तो भगवान थे ना, हैं उनके हिसाब से, उनकी जाति तो हमें नहीं पता थी। हनुमान जी की जाति बताने वाला कौन? इस देश में कभी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई अपनी जाति बताता था या कोई पूछता था क्या? इस देश में 2013 में कब पता चला कि एक व्यक्ति जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए किस जाति के थे, नहीं पता था। जब उन्हें प्रधानमंत्री बनना हुआ तो बिना पूछे देश को बताते रहे कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। उनसे किसने उनकी जाति पूछी थी? जब राष्ट्रपति आपने बनाया तो राष्ट्रपति तो किसी जाति का नहीं होता ना भाई, वो तो सबका होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रपति की जाति बताने वाले लोग कौन थे? और अभी जब कुछ और चुनाव बीता तो कैबिनेट मंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री बनाने के बाद, मैं तो दिल्ली में रहता हूं ना, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा करके पहली बार कौन बताया कि 12 अनुसूचित जाति जनजाति और 27 ओबीसी को हमने मंत्री बना दिया। वो कौन लोग हैं जो कल आपको हिंदू बनाने आते हैं, वो हमें हमारी जाति बताते हैं, हमको कहते हैं कि हम सारे लोग जातिवादी हैं। जब वो करें तो वो ब्रह्मांड की चिंतन हो गया, वो मानवतावादी हैं। और हम जातियों की बराबरी और समानता की बात करें तो हम जातिवादी हो गए। ये सवाल मेरा उन लोगों से है। भाई अच्छा एक बात बताइए, मैं तो उत्तर प्रदेश में हूं, बहुत ज्यादा नहीं उधर बोलूंगा, केस मुकदमा बहुत हो जा रहा है, इशारे में ही बात करें। वैसे भी हम लोग पढ़ाने लिखाने वाले पेशे से जुड़े हैं। यही बाराबंकी एक ऐसा शहर है, मैं यहां आने के पहले पढ़ रहा था, इसे पूर्वांचल का गेट द्वार बोला जाता है। यहां से पूर्वांचल शुरू हो रहा है। तो पूर्वांचल की जमीन वैचारिक जमीन, और वहीं गाय भैंस चराने वाले लोग। ओबीसी समाज के लोगों को एक किस्सा अपना सुना रहा हूं। थोड़ा सा वक्त है, हम लोग प्रोफेसर लोग हैं, 1 घंटा की तो क्लास लेने का है अनुभव। अब यहाँ 10-15 मिनट बोलना है क्योंकि मुझे निकलना भी है। एक किस्सा सुनिए। हमें तो पता ही नहीं था कि जाति हमारी क्या है। गांव में गाय भैंस चराते थे, घर वालों ने थोड़ा हिम्मत करके भेज दिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते जब विश्वविद्यालय टॉप किया तो जो प्रोफेसर हमें बहुत पसंद करते थे, उनका बयान था कि जो गाय भैंस चराना लगे वो लोग अगर यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे तो हमारे घरों के बच्चे कहां जाएंगे। तब मुझे पता चला कि मैं तो ओबीसी जाति का हूं। ये मेरे सामने मेरा प्रोफेसर ही मेरी जाति पूछता है।
हमने नहीं पूछी किसी की जाति, और हमें तो उसी समय पता चल गया। उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को बहुत बाद में पता चला, जब उनका घर वर गंगा जल से धुलवाया गया, तब कहा कि अरे ये तो हम तो ये निकले। भाई एहसास तो सबको होगा। अभी उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस का विवाद चल रहा है। भाई देखो, मेरी तो पीएचडी ही तुलसीदास पर है। हमने तो उसी पर पीएचडी की हुई है, और हमने एक एक चौपाई पढ़ी हुई है। अभी तो 2-4 चौपाई पर अभी लेखक साहब बोल रहे थे, वर्मा जी, अभी 2 चौपाई 4 चौपाई पर इतना विवाद हुआ। अरे अभी तो बाबा साहब अंबेडकर, भारत का संविधान और मंडल धीरे धीरे जमीन पे पहुंच रहा है। जिन हाथों ने सदियों तक कुदाल फावड़ा और मेहनत से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया, पुरखों ने जाने कितनी कुर्बानी दी। पहली पीढ़ी आई है जो हाथ में कलम और किताब पकड़ी है। अभी तो बहुत लंबा हिसाब बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। हिसाब होगा कि नहीं होगा? अच्छा, हिसाब का मतलब क्या? भाई हम ये पढ़ के अगर ये सवाल पूछेंगे कि भाई जिस चीज को आप लोग देवता बना के पूज रहे हैं, अगर वहां कोई मूंछ रखने पर, कोई मटका छू देने पर, कोई घोड़ी चढ़ जाने पर और कोई अपने हकूक की बात कर देने पर मारा जा रहा हो, तो सवाल पूछेंगे ना। अगर किसी जाति के लिए लिखा है जेबर नादन तेल कुम्हारा सुपच करात कोल कलवारा, सारी चीजें, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो पूछा जाएगा आप अपना सम्मान बढ़ाओ। पूज्य विप्रशील गुणहीना सूत्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। मैं तो पढ़ाता हूं, पीएचडी किया हूं, इसलिए मैं बोल सकता हूं। भाई मैं तो ये पूछ रहा हूं, आप अपनी पूजा करवाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी पूजा करवाओ। हमारे लिए क्यों कह दिया कि पूज्य शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा? कोई विद्वान हो तो भी उसकी पूजा न हो। उसी दौर में वैचारिक क्रांति थी, अंबेडकरवादी मंडलवादी संसद में आए हुए लोगों, उसी समय संत कबीर सदगुरु रविदास ने कहा कि पूज्य चरण चंडाल के जो हो वे गुण प्रवीण। और वो वैचारिक लाइन है जिसमें हम कह रहे हैं प्रतिभा और काबिलियत का सम्मान। अब एक बात बताइए, इस देश में जातिवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है कि नहीं? उत्तर प्रदेश के लोगों को तो अच्छे से पता होगा। मंडलवादी और अंबेडकरवादी विचार का मतलब क्या है? कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हम लोग बचपन में बुलडोजर को क्या देखने जाते थे? जमीन समतल करने का काम करता है। आजकल बुलडोजर लोगों का घर गिरा दे रहा है और उसमें लोग मर जा रहे हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। इसी प्रदेश में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश किसके ऊपर हुई? आपको पता है? हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश किसके ऊपर की गई? जो विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहे थे उनके ऊपर क्या? जो अपना रोजगार मांग रहे थे उनके ऊपर हुई क्या? ये 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो आरक्षण मांग रहे थे उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई क्या? ये जो लोग मंडल सिफारिशों को लागू कराने की बात कर रहे थे उनके ऊपर हेलीकॉप्टर की बारिश हुई क्या? फूलों की हेलीकॉप्टर की बारिश उनके ऊपर हुई जो कांवड़ धोने जा रहे थे। भाई हमें दिक्कत नहीं, तुम हेलीकॉप्टर की बारिश करो, जो मन करे वो बरसाओ, लेकिन एक बात बताओ, उस कांवड़ ढोने वालों में मैं अपने गांव की एक बात बताता हूं। आज से 15 साल पहले तकरीबन 15 लोग सरकारी नौकरी में थे, कांवड़ ढोने कोई नहीं जाता था। आज मैं अपने गांव को देखता हूं, 15-20 लोग कांवड़ ढोने जाते हैं और कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं बच गया। एक किस्सा सुनिए, गांव में हम लोग गाय भैंस चराते थे, तो एक किस्सा पुराने लोग जानते होंगे कि भैंस चुराने वाले रात के अंधेरे में भैंस की चोरी करने आते थे। ध्यान से समझिएगा, समझदार को इशारा काफी। बाकी नीरज पटेल जी हैं और चंद्रशेखर भाई हैं ही, वो अपनी बात कहेंगे तो फिर कोई कसर बाकी रह नहीं जाएगी। तो मैं तो 2-4 इशारा करके जा रहा हूं। अंधेरे में जब भैंस चुराने आते थे तो उसके गले में जो घंटी होती थी उसको लेकर एक चोर पूरब भागता था, तो भैंस लेके बाकी चोर पश्चिम दिशा में भागते थे। अब अगर घर वालों की नींद खुलेगी तो किधर भागेंगे? जिधर से घंटी की आवाज आ रही है उधर जाएंगे ना। और पूरा गांव उधर भाग रहा है जिधर से घंटी की आवाज आ रही है, और चोर आखिरी में घंटी एक खेत में फेंक कर भाग गए। और वहां गांव वाले पहुंचे तो वहां क्या मिला उनको?
घंटी और रात के अंधेरे में चोर भैंस चुरा करके लेके। उत्तर प्रदेश के लोगों, कुछ लोग आए हैं, मैं और कुछ नहीं कह रहा, घंटी के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अंत में वही मिलेगा, हमारी शिक्षा, हमारा रोजगार, हमारा सम्मान, उस सब की कोई चोरी कर रहा है। हम आपको बस सजग करने आए, आपको अपना हक मांगना है भाई। और आखिरी और एकमात्र बात कहने आया हूं, हमारे मंडलवादी संसद और अंबेडकरवादी संसद का अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई का हथियार है इस देश में, मुकदमा उनके ऊपर नहीं होगा जो कहेंगे चाकू तेज करके घर में रखना होगा क्योंकि हमारा धर्म खतरे में है। पता है कि नहीं आप लोगों को? चाकू तेज करने की बात कोई करता है कि नहीं? और तो और इस प्रदेश में कुछ लोग फकीर बन गए तो कोई जुबान काटने पर इतना रुपया और जो है गर्दन काटने पर इतना रुपया। और हमने पढ़ा था, संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, और मलय भुजंग ने पे दिया शीतलता न सजंत। ऐसे संत लोग जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर हो जाते हैं, जब ऐसे संतों को देखा आजकल के तो याद आ गए हमारे संत कबीर फकीर, और उन्होंने कहा मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अचानक मेरी आंख खुल गई, ये मामला घपला का है भाई। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, और मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। और इसलिए उन्होंने कहा कि मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कुछ लोग आएंगे आपसे कहेंगे कि अरे तुम कहां ये बैठे हो, हालांकि यहां तो वैचारिक लोग हैं। वैचारिक लोग अपने गांव में जाकर देखिए, वो लोग कहते हैं आओ धर्म खतरे में है, आओ जो है मंदिर बनवाना। आप तो बाराबंकी में बोल रहे हैं, बगल में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बनाइए, आपको जो मन करे वो बनाइए। लेकिन हम आपसे केवल ये पूछेंगे, बाबा साहब और वैचारिक क्रांति की लड़ाई ये है कि जिस दिन मंदिर जाने वाली भीड़ स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने लगेगी, उस दिन इस भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। हम तो आपका विरोध भी नहीं कर रहे भाई, हम तो आपसे कह रहे उत्तर प्रदेश में आप बता दो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आपने कोई बनाया क्या? कोई हॉस्पिटल बनाया क्या? कोई स्कूल कॉलेज बनाया क्या? और केवल एक इशारा करके जा रहा हूं मेरे गांव के लोगों, आपको पता नहीं आपका क्या क्या लुट चुका है। नई शिक्षा नीति 2020 इस देश में लागू हो चुकी है, और नई शिक्षा नीति कह रही है कि पहले होता था कि 2-3 किलोमीटर पर स्कूल खोले जाएंगे, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, घर घर के बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ें, अपना मुस्तकबिल बनाएं। नई शिक्षा नीति कह रही है जिस स्कूल में 3000 से कम विद्यार्थी होंगे उस स्कूल को दूसरे स्कूल से मर्ज कर देंगे, और दोनों मिलाकर भी विद्यार्थी पूरे नहीं हुए तो इन स्कूलों को बंद कर देंगे। डिग्री कॉलेजों में 5000 से कम विद्यार्थी होंगे तो बंद कर देंगे, और अगले 15 से 20 साल में 45,000 सरकारी डिग्री कॉलेज इस देश में हैं, उनको कम करके क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी से 15,000 डिग्री कॉलेज बता देंगे। बताओ इस देश के लोगों, आपको स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं चाहिए क्या? आपको चाहिए कि नहीं? स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय चाहिए कि नहीं? और आपने जिनको वोट दिया वो कह रहे हैं विश्वविद्यालय और स्कूल कॉलेज अब बंद होंगे, हर जगह ठेके पर प्रोफेसर। मैं खुद एक ठेके पर प्रोफेसर हूं, ठेके पर। कुछ लोग अमर होने के लिए पैदा होंगे कि सब इतिहास मिटा दो, दुनिया याद करे, तो एक ही प्रधानमंत्री हुआ, फकीर आदमी है जी, हमारा क्या है, हम तो झोला लेके चल जाएंगे। हमारे और आपके बच्चों का क्या होगा भाई? हमारे आपके झोला लेके जाने की नौबत है क्या? और लोगों ने आपके बीच में सांप्रदायिकता की आग भर दी है। केवल लड़ते रहो मंदिर मस्जिद के नाम पर, केवल लड़ते रहो हिंदू मुसलमान के नाम पर, और आपकी शिक्षा बर्बाद कर दी गई है। और वही उस प्रधानमंत्री का दोस्त जिसे दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना दिया ना फकीर ने, अब शेयर बाजार गिर रही है, पता चला अगला हवाई जहाज पकड़ करके वही झोला लेके चलना दे। वो झोला बहुत बड़ा हो चुका है, उसमें हमारे आपके बच्चों की शिक्षा बिक गई है, रोजगार खत्म हो गया है, और सम्मान स्वाभिमान खत्म हो गया है। मैं केवल आगे के वक्त अपनी बात रखेंगे तो मैं बस केवल ये गुजारिश हूं कि विश्वविद्यालय में पढ़ने पढ़ाने वाले हम लोग हैं, हम आपसे केवल गुजारिश करने आए। हम लोग या चंद्रशेखर भाई बैठे हुए, नीरज पटेल बैठे हुए, आर एस पटेल और हमारे लेखक साहब हैं, अगर शिक्षा न मिले होती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
लोग कहते हैं कि एहसान कर दिया कि उनको संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। अरे भाई 18 डिग्रियां 4 PhD वाला उस समय भारत में कोई दूसरा आदमी था ही नहीं जिसको संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाते। ये कोई एहसान नहीं, अपनी काबिलियत और हुनर से पाया गया मुकाम है। और वो मुकाम पाकर बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। संत रविदास ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। कभी डरिएगा मत कि हमको कोई जातिवादी कहे तो हम डर जाएं। अरे सबसे बड़े जातिवादी वो लोग हैं जो 1% लोग विश्वविद्यालय में 99% प्रोफेसर बने बैठे हैं, वो एक ही जाति के लोग हैं। आपको वो जातिवाद क्यों नहीं नजर आया? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और 92 डिग्री कॉलेज मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं और एक भी SC ST OBC उन विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में वाइस चांसलर और प्रिंसिपल नहीं बना है। कौन जातिवादी है भाई? आपने सुप्रीम कोर्ट में आज तक जितने जज बनाए हैं केवल 2 SC और 1 OBC है, शेड्यूल ट्राइब का कोई जज ही नहीं है। कौन जातिवादी है? आज जगदेव बाबू को याद करते हुए मैं केवल ये गुजारिश, हमने नारे सुन लिए हैं। समाजवादी आंदोलन का नारा था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। OBC समाज के लोगों, हमें और आपको ज्यादा जागने का वक्त है। मैं कहीं भी देश भर में जा रहा हूं, मैं एक बात देखता हूं और चंद्रशेखर भाई बैठे इनके सामने ये कबूल करते हुए कह रहा हूं, इस देश में सबसे ज्यादा अपमान और जलालत किसी को सहनी पड़ी तो वो शेड्यूल कास्ट के लोग थे। लेकिन जब उन्हें अपना एक वैचारिक आइकॉन मिला तो उन्होंने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को बता दिया कि डॉक्टर अंबेडकर कौन है, उनको अब तुम मिटा नहीं सकते हो। ये ताकत है उस वैचारिक आंदोलन की। मानवर कांशीराम साहब ने आजाद भारत में वापस फिर से क्रांति की लहर जगाई और अब यह तीसरा दौर है। OBC समाज के लोगों से मेरी गुजारिश केवल इतनी है, हमें भड़काया जाएगा, तोड़ा जाएगा, हमें आपस में कहा जाएगा कि तुम्हारी जाति वाले ने इसका हक मार लिया, इसकी जाति वाले ने इसका हक मार लिया और हर जाति को आपस में लड़ाया जाएगा। कभी देखा है आपने कि उन तमाम शोषक जातियों में कोई आपस में नहीं लड़ता है, बहुत एक तालमेल बना होता है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं और आपके वोटों की कीमत आपके जाति के नेताओं को आगे खड़ा करके कर दिया जा रहा है। इसलिए और दूसरी तरफ आपको सांप्रदायिकता में झोंका जा रहा है कि रोज मंदिर मस्जिद की लड़ाई तुम लड़ते रहो, रोज जो है ये कथा भागवत करते रहो। आजकल कथा भागवत की बात आई है तो नए नए बाबा आ गए हैं जो किस्मत बता रहे हैं। ये कौन सा भारत बना रहे हो भाई? टीवी पर बैठ करके लोग कह रहे हैं कि ये चमत्कार है, विज्ञान है, कि ये किस्मत बता रहे, और वो बाबा अपने भाई की किस्मत नहीं बता पाया कि ये दलितों की शादी में जब जाएगा तो मुकदमा होगा इसके ऊपर, और मुकदमा हो गया भाई। ये दूसरे की किस्मत बताने वाले लोग आपको केवल ध्यान भटका रहे हैं। मेरी गुजारिश, वैचारिक लोगों, इस क्रांति की आग को बुझने नहीं देना। और ये वैचारिक लड़ाई सदियों पहले से चली आ रही है। तथागत बुद्ध, कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद और चोखा मेला नारायण गुरु बसवन्ना से होते हुए महात्मा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मंडल कांशीराम की लड़ाई भारत के राष्ट्र निर्माण की लड़ाई है। इसलिए हमें सब कुछ झोंक करके उसको लड़ना पड़े तो भी इस कारवां को रुकने नहीं देना, यही गुजारिश है। और जाते जाते केवल एक चीज, कुछ ढपोर शंखों से बच के रहिएगा। ढपोर शंख का किस्सा सुना है आपने? एक आदमी गया और कहा, एक मार्केट में बाबाओं की बात हुई है, तब मैं बता रहा हूं जो चमत्कार और भविष्य बता रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं भाई। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि आप वैज्ञानिक चेतना का विस्तार करेंगे। किताब में पढ़ा रहे हो कि सूरज का आकार इतना, उसका तापमान इतना, और हमारे यहाँ कथा में बता रहे हो कोई कोई सूरज को निकल गया। मैं चुनना चाहता हूं कि इस दोनों में से सही बात कौन सी है। और मंगल ग्रह को तो पता ही नहीं कि उसके नाम पर कितनी शादियां धरती पर टूट जा रही हैं। विज्ञान और तकनीक आई है तो हम बराबरी की जगह पर खड़े हैं। हमें एक ऐसा भारत बनाना है, हमें किसी से बदला, किसी के खिलाफ नहीं जाना है, हमें अपनी बराबरी का हक लेना है। वो हक किसका होगा? शिक्षा का होगा। आप अपने घर में चाकू मत तेज करो, मैं आपको कहने आया हूं।
हर बच्चे बच्ची के हाथ में एक तेज कलम पकड़ा दो, वो अपना मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ लेगी। हमारी लड़ाई कलम और किताब की लड़ाई। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और उधर कहा पढ़ेगा इंडिया, और इधर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को अंबानी अडानी के हाथों बेच दिया। नारों पर मत जाना। ढपोर संघ का किस्सा सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। एक आदमी वहां बाजार में चला गया तो कहा कि ये क्या है भाई? तो कहा कि ये बहुत कीमती चीज है। तो कहा क्या है? तो कहा ढपोर संघ है। तो कहा ये क्या काम करती है? तो कहा आप जितना मांगोगे उसका दुगना देती है। तो वो आदमी गया और कहा कि ढपोर संघ 1 रुपया दे। तो ढपोर संघ की आवाज आई कि 1 रुपया क्या 2 रुपया ले। वो आदमी खुश हो गया, कहा 2 रुपया दे। तो कहा 2 रुपया क्या 4 रुपया ले। वो आदमी कहा कि अरे ढपोर संघ को हमें दे दो। उसने अपनी पूरे जीवन की पूंजी लगाकर ढपोर संघ खरीद लिया, घर में ले आया, सबको बुलाकर घर में आया और मोहल्ले को बुलाया कि देखो मैं कितनी नायाब चीज लेके आया हूं, जो मांगूंगा उसका दुगुना मिलेगा। सबको बुला के बिठा के और कहा कि ढपोर संघ चलो अब 1 रुपया दो। तो उधर से आवाज आई 1 रुपया क्या 2 रुपया लो। तो उधर से फिर कहा अच्छा चलो 2 रुपया दो। तो उधर से आवाज आई 2 रुपया क्या 4 रुपया लो। तो उसने कहा अच्छा चलो 4 रुपया दो। तो ढपोर संघ से आवाज आई 4 रुपया क्या 8 रुपया लो। करते करते जब गया तो कहा कि अरे तुम 1000 रुपया दो। तो वो कही 1000 क्या 2000 दो। तो ढपोर संघ बोली, उधर से आवाज आई कि 2000 लो। तो वो आदमी बोला अरे कुछ तो दे। तो कहे देने का मेरा कोई काम नहीं है, जो दे सकती हूं वही तो दे रही हूं। धोखा हो गया। आपके बच्चों की शिक्षा बिक गई, आपके बच्चों का रोजगार खत्म हो गया, आपका स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बर्बाद हो गया। और जिस दौर में बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बनवाने थे उस समय आपको मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम और 2 रोज लड़ाया जाएगा। 90% कमेरा लोगों, ओबीसी समाज के लोगों, आइए थोड़ा एकजुटता बनाएं और जिन जातियों की संख्या ज्यादा है उन्हें अपनी नाक छोटी करनी होगी और दिल बड़ा करना होगा। ये जो नाक हमारी लंबी हो गई, हमें एकजुटता नहीं है और अचानक आपकी जाति का कोई व्यक्ति आएगा और आपका वोट लेके चला जाएगा। वोटों का सौदा हो रहा है और आपके बच्चों का भविष्य बेचा जा रहा है। इसलिए इस संसद के जिंदा लोगों एक गुजारिश, हाथ उठाकर एक वादा करिए कि कभी भी अपने बच्चों को किसी सांप्रदायिक दंगे में नहीं भेजेंगे। मेरे हाथ उठा के गुजारिश है, वादा करिए। अगर इस मुल्क के 90% लोग तय कर दें कि ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की लड़ाई में हम नहीं जाएंगे, वादा है आपसे कि इस भारत में सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी भाई। और वैचारिक लड़ाई, ओबीसी समाज के लोगों से मेरी गुजारिश, एक भी ओबीसी समाज के व्यक्ति की न तो कोई अपमानजनक बात और न अन्याय अत्याचार किसी भी एससी और एसटी समाज पर कभी नहीं होगा। जितने ओबीसी समाज के लोग हैं एक बार हाथ उठाकर वादा करिए और वादा अपने गांव में भी चल के कराइए। एकजुटता बनाने से बनेगी और हम सब लोग जाति व्यवस्था के शिकार हैं। आओ मिल करके एक वैचारिक ईमानदारी से एक बड़ी एका बनाकर, और तमाम हमारे नए लोग, मैं तो बहुत उम्मीद से देखता हूं वैचारिक क्रांति का कारवां जो चला था एक समय, और हम सारे लोग, बाबा साहब से लेकर ये विरासत न होती तो हम लोग न होते। और आखिरी बात, हमारी आंखों के सामने भारत का संविधान है। पीढ़ियां पूछेंगी कि तुमको भारत के संविधान का लाभ मिला, तुमको सरकारी शिक्षा मिली, सरकारी रोजगार मिला, तुम पढ़ लिख लिए, और तुम्हारे सामने भारत का संविधान बर्बाद करके कोई आके कह रहा है कि संविधान बदलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, कोई कह रहा है कि इसको ये बनाना है, संविधान खत्म करो। आप क्या कर रहे थे? मैं कम से कम आने वाले लोगों को कहूंगा कि मैं भारत के संविधान को बचाने के लिए, मोहब्बत, भाईचारा और बहनचारा बनाने के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए, मानव में प्रेम के लिए, सबको हक और बराबरी के लिए एक दिन बाराबंकी में अंबेडकरवादी संसद और मंडलवादी संसद आयोजित हुई थी। आने वाली पीढ़ियों को आंख मिलाकर मैं कहूंगा कि मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा था ताकि आने वाली पीढ़ियां हम पर नाज करें, हम पर अफसोस न करें। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार, जय भीम।